जय भीम दोस्तों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आने वाली 14 अप्रैल पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बिना बाबा साहब के नाम का प्रयोग किए सत्ता में पहुंचा हो। बहुजनों से उनका वोट लेने के लिए सभी पार्टियां खुद को अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित बताती हैं। बहुजनों का सबसे बड़ा महापर्व 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आजकल हर कोई गर्व से जय भीम करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक समय वह भी था जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश तक नहीं दिया जाता था। दोस्तों, आज बाबा साहब के मिशन को जो ऊंचाइयां प्राप्त हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। उन्होंने इसके लिए आजीवन संघर्ष किया और उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम हर कोई गर्व से लेना चाहता है। मित्रों, हम अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में बताने से पहले बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कहानी एक ऐसी प्रेरक और दुख भरी गाथा है जो सामाजिक असमानता, गरीबी और संघर्ष के बीच एक असाधारण व्यक्तित्व के उदय को दर्शाती है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य छावनी में हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी सकपाल था, लेकिन बाद में वे भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, जो उस समय एक सम्मानजनक पद था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था, जो एक साधारण और धार्मिक महिला थीं। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनमें से कई भाई बहन बचपन में ही कुपोषण और बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यह उस समय के गरीब और शोषित समुदायों की सामान्य स्थिति थी। भीमराव का परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे हिंदू समाज में अछूत माना जाता था। यह जाति व्यवस्था की कठोरता उनके जीवन के हर पहलू में छाई रही। हालांकि उनके पिता की नौकरी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति अन्य महार परिवारों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, फिर भी सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव उनके जीवन का अभिन्न अंग बना रहा। रामजी सकपाल एक शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का संकल्प लिया था, जो उस समय दलित समुदाय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। भीमराव का बचपन महू की सैन्य छावनी में बीता, जहां उनके पिता का तबादला हुआ था। यहां का जीवन सैन्य अनुशासन से भरा था, लेकिन सामाजिक भेदभाव की छाया यहां भी थी। सैन्य क्षेत्र में रहने के बावजूद महार जाति के लोगों को अलग थलग रखा जाता था। भीमराव के मन में यह सवाल उठने लगा था कि आखिर उन्हें अन्य बच्चों से अलग क्यों माना जाता है। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही यह समझाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो इस अन्याय को मिटा सकता है। जब भीमराव 5 वर्ष के थे, तब उनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा आघात था। मां की ममता और स्नेह से वंचित होने के बाद उनके पिता ही उनके लिए सब कुछ बन गए। मां की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और राम जी ने अपनी नौकरी के साथ साथ बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। भीमराव की बड़ी बहनें और भाई भी परिवार के लिए काम करते थे, लेकिन गरीबी और सामाजिक बहिष्कार ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। रामजी सकपाल की सेना से सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा में बस गया। यहां भीमराव का दाखिला एक स्थानीय स्कूल में हुआ। यह उनके जीवन का वह पड़ाव था जहां उन्हें पहली बार औपचारिक शिक्षा का अवसर मिला, लेकिन साथ ही सामाजिक भेदभाव का कड़वा अनुभव भी हुआ। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर एक कोने में बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। अन्य बच्चे उनसे दूरी बनाए रखते थे
और शिक्षक भी उनके प्रति उदासीन या पक्षपाती रवैया रखते थे। एक घटना जो उनके मन पर गहरी छाप छोड़ गई वह थी पानी पीने की समस्या। स्कूल में नल से पानी पीने की अनुमति केवल ऊंची जाति के बच्चों को थी। भीमराव और अन्य दलित बच्चों को या तो चपरासी द्वारा पानी पिलाया जाता था या फिर वे प्यासे रह जाते थे। एक दिन जब चपरासी मौजूद नहीं था तो भीमराव को पूरे दिन बिना पानी के रहना पड़ा। यह अपमान उनके बाल मन को झकझोर गया और उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की चिंगारी जागी। कुछ समय बाद परिवार बॉम्बे चला गया, जहां रामजी ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखा। बॉम्बे उस समय भारत का एक प्रमुख शहर था, जहां अवसरों की भरमार थी, लेकिन दलितों के लिए यहां भी वही पुरानी कहानी थी। भीमराव का दाखिला दापोली के एक सरकारी स्कूल में हुआ और बाद में वे एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने गए। यहां उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई, लेकिन सामाजिक बाधाएं कम नहीं हुई। स्कूल में उन्हें किताबें छूने से पहले शिक्षकों की अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी जाति को अशुद्ध माना जाता था। उनके सहपाठी उनसे बात करने में हिचकते थे और खेलने के दौरान उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। इन सब के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। उनके पिता हर शाम उन्हें पढ़ाते थे और संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी साहित्य से परिचित कराते थे। रामजी का मानना था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उनके बेटे को इस दास्ता से मुक्ति दिला सकता है। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी और दलित समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उस समय बहुत कम दलित बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते थे और मैट्रिक पास करना एक असाधारण बात थी। इस सफलता पर उनके परिवार और समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता ने इसे एक उत्सव की तरह मनाया, लेकिन समाज के ऊंचे तबके ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस उपलब्धि के बाद भीमराव का दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ, जहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई शुरू की। यहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। कॉलेज के हॉस्टल में उन्हें रहने की जगह नहीं दी गई और उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा। गरीबी के कारण कई बार उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। रामजी सकपाल का प्रभाव भीमराव के प्रारंभिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था। वे स्वयं अंग्रेजी और मराठी में शिक्षित थे और अपने बेटे को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। उन्होंने भीमराव को बुद्ध, कबीर और फुले जैसे महान विचारकों की कहानियां सुनाई, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया था। यह प्रेरणा भीमराव के मन में गहरे तक समा गई और उनके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। 1912 में भीमराव ने बीए की डिग्री हासिल की, जो उनके प्रारंभिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिसके सहारे वे अमेरिका पढ़ने गए। यह उनके जीवन का नया अध्याय था, लेकिन प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें वह नींव दी जिस पर उन्होंने अपने भविष्य का निर्माण किया। बाबा साहेब का प्रारंभिक जीवन गरीबी, भेदभाव और दुख से भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ता और पिता की प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन में शिक्षा के लिए संघर्ष एक ऐसी प्रेरक और मार्मिक कहानी है जो न केवल उनकी व्यक्तिगत दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि उस समय के भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को भी उजागर करती है। उनके जीवन का यह पहलू यह सिद्ध करता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि उनके लिए यह एक हथियार थी, जिसके जरिए उन्होंने अपने समुदाय और स्वयं को शोषण की बेड़ियों से मुक्त करने का संकल्प लिया। बॉम्बे उस समय एक प्रगतिशील शहर था, लेकिन दलितों के लिए यहां भी वही भेदभाव था। स्कूल में उनके सहपाठी उनसे दूरी बनाए रखते थे। खेल के मैदान में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था और शिक्षक अक्सर उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज करते थे। उनकी किताबें अलग रखी जाती थीं और उन्हें कक्षा में पीछे बैठना पड़ता था। इन सबके बावजूद भीमराव ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। उनके पिता ने उन्हें आत्मसम्मान और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। वे स्कूल के बाद घंटों किताबें पढ़ते थे और उनके पिता उनकी हर गलती को सुधारते थे। इस दौरान उनकी प्रतिभा धीरे धीरे उभरने लगी। जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की,
जो उस समय दलित समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह उनकी मेहनत और उनके पिता के सपनों का पहला फल था। इस सफलता पर उनके परिवार और समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने इसे महत्व नहीं दिया। मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव का दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में हुआ। यहां उनकी शिक्षा का अगला चरण शुरू हुआ, लेकिन चुनौतियां और बढ़ गईं। कॉलेज में उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी जाति को अशुद्ध माना जाता था। उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता था, जो गरीबी के कारण मुश्किल था। कॉलेज में भी भेदभाव जारी रहा। उनके सहपाठी उनसे बात करने में हिचकते थे और प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को कम आंकते थे। फिर भी भीमराव ने हार नहीं मानी। वे अर्थशास्त्र, इतिहास और समाज शास्त्र जैसे विषयों में गहरी रुचि लेने लगे। 1912 में उन्होंने BA की डिग्री हासिल की, जो उनके प्रारंभिक शिक्षा के संघर्ष का एक बड़ा पड़ाव था। लेकिन यहां उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। BA के बाद भीमराव के सामने एक नई राह खुली, जब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। यह छात्रवृत्ति उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देती थी। यह उनके जीवन का एक सुनहरा क्षण था, लेकिन इसके पीछे भी संघर्ष था। छात्रवृत्ति की शर्त थी कि उन्हें बड़ौदा राज्य में 10 साल तक नौकरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ा, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। वे अमेरिका के लिए रवाना हुए। यह यात्रा आसान नहीं थी। जहाज में भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय यात्रियों में उनकी जाति के कारण लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन अमेरिका पहुंचने पर उन्हें एक नया माहौल मिला, जहां जाति का भेदभाव कम था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र में MA की पढ़ाई शुरू की। यहां उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और वे प्रोफेसर जॉन ड्यूई जैसे विद्वानों से प्रभावित हुए। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान भीमराव को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। छात्रवृत्ति से मिलने वाली राशि सीमित थी और उन्हें अपने खर्चों को बहुत सोच समझकर चलाना पड़ता था। वे दिन में पढ़ाई करते और रात में किताबों के साथ समय बिताते। 1916 में उन्होंने अपनी MA की डिग्री पूरी की और PhD के लिए शोध शुरू किया। उनका शोध पत्र नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया बेहद प्रभावशाली था, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अमेरिका के बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में दाखिला लिया। यहां वे अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई करने लगे। लेकिन बड़ौदा राज्य ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी, जिसके कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। भारत लौटने पर भीमराव को बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन यहां भी भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके सहकर्मी उनकी जाति के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे। उनके कागजों को छूने से पहले लोग हिचकते थे और उन्हें अलग कमरे में बैठाया जाता था। यह अपमान असहनीय था और कुछ ही महीनों में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यह उनके शिक्षा के संघर्ष का एक और कठिन मोड़ था, क्योंकि उनकी डिग्री और योग्यता के बावजूद समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में वे अपने प्रयासों से फिर से लंदन गए। 1920 में उन्होंने ग्रेस इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc की उपाधियां प्राप्त की। यह उनकी शिक्षा के लिए संघर्ष का चरम था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पढ़ाई पूरी की। बाबा साहेब का शिक्षा के लिए संघर्ष केवल डिग्रियां हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी यात्रा है, जो सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और आत्मसम्मान को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के हर क्षण को समाज के शोषित, वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका योगदान केवल दलित समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के हर तबके को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की ओर ले जाने वाला एक क्रांतिकारी प्रयास था। बाबा साहेब का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान दलित समुदाय को सम्मान और समानता दिलाने का उनका अथक प्रयास था। वे स्वयं महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था।
बचपन से ही उन्होंने भेदभाव और अपमान का सामना किया था, जिसने उनके मन में यह संकल्प जगा कि वे अपने समुदाय को इस गुलामी से मुक्त करेंगे। उनका पहला बड़ा कदम था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ में चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों को नहीं था। बाबा साहेब ने हजारों लोगों को संगठित कर इस तालाब तक मार्च किया और स्वयं पानी पीकर यह संदेश दिया कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। यह आंदोलन केवल पानी के लिए नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के लिए था। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर यह घोषणा की कि वे उन ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे जो असमानता को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ। नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और मंदिर के दरवाजे पर धरना दिया। हालांकि यह आंदोलन तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने समाज में एक नई चेतना जगा दी कि धार्मिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान के निर्माण में था। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो भारतीय समाज को समानता और न्याय की नींव पर खड़ा करता है। संविधान में शामिल मौलिक अधिकार हर नागरिक को बिना भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार देते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करवाया, जो दलितों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। बाबा साहेब ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान हो ताकि पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में अवसर मिले। यह व्यवस्था केवल दलितों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी सशक्त करने का माध्यम बनी। उनका मानना था कि कानून समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली औजार है। संविधान के जरिए उन्होंने न केवल दलितों बल्कि महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। यह योगदान आज भी भारत को एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र बनाए रखने में मदद कर रहा है। बाबा साहेब ने महिलाओं को सामाजिक और कानूनी समानता दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी दबाव में हो। संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के जरिए उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल की वकालत की, जिसमें महिलाओं को तलाक, संपत्ति में हिस्सा और पुनर्विवाह का अधिकार देने की बात थी। हालांकि यह बिल उनके जीवन काल में पारित नहीं हो सका और इसके विरोध में उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसने महिलाओं के अधिकारों की बहस को मजबूत किया। बाद में ये प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में लागू हुए। वे स्वयं गरीबी और शोषण से गुजरे थे, इसलिए वे मजदूरों की पीड़ा को समझते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती थी। उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए 8 घंटे की कार्य अवधि, न्यूनतम वेतन और बेहतर कामकाजी हालात जैसे कानून लागू हुए। संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 के जरिए उन्होंने जबरन श्रम और बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया। यह मजदूरों और गरीब तबके के लिए एक बड़ी राहत थी। उनके इस योगदान ने औद्योगिक भारत में श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनका हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। वे मानते थे कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है और बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्क पर आधारित है। नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को हुए इस ऐतिहासिक धर्मांतरण ने लाखों दलितों को नई पहचान और सम्मान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का रूप दिया। उनके 22 प्रतिज्ञाएं में उन्होंने अपने अनुयायियों को अंधविश्वास, असमानता और शोषण से दूर रहने का संकल्प दिलाया। यह कदम भारतीय समाज में एक नई विचारधारा का बीज बो गया, जो आज भी नव बौद्ध आंदोलन के रूप में जीवित है।
बाबा साहेब मानते थे कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो समाज को अज्ञानता और दासता से मुक्त कर सकती है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इसके बाद उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी शुरू की, जिसके तहत सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज जैसे संस्थान स्थापित किए गए। इन संस्थानों ने हजारों वंचित छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर दिया। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। बाबा साहेब ने अपने लेखन और समाचार पत्रों के जरिए समाज को जागरूक करने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबार शुरू किए। इनके माध्यम से उन्होंने दलितों और शोषितों की समस्याओं को उठाया और समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और द बुद्धा एंड हिज धम्मा ने सामाजिक चेतना को नई दिशा दी। इन लेखों में उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों को उजागर किया और इसके उन्मूलन का रास्ता सुझाया। उनका लेखन आज भी विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहेब का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अद्वितीय था। वे केवल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि सामाजिक गुलामी के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने पुणे समझौता के जरिए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। हालांकि गांधी के अनशन के बाद इसे संयुक्त निर्वाचन में बदल दिया गया, फिर भी इसने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और दलितों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उनका मानना था कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। बाबा साहेब का सामाजिक योगदान बहुआयामी था। उन्होंने दलितों को सम्मान, महिलाओं को अधिकार, मजदूरों को बेहतर जीवन और समाज को समानता का आधार दिया। उनका संविधान निर्माण, शिक्षा का प्रसार, बौद्ध धर्म का पुनर्जनन और लेखन आज भी भारत को प्रेरित करता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन दलित समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अनवरत संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से न केवल दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और पहचान भी प्रदान की। उनका हर कदम इस उद्देश्य से प्रेरित था कि दलित समाज, जो सदियों से शोषण और भेदभाव का शिकार रहा, एक सम्मानजनक जीवन जी सके। बाबा साहेब ने दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए भी कदम उठाए। वे जानते थे कि गरीबी और अशिक्षा के कारण दलित समाज शोषण का शिकार बनता है। उन्होंने भूमि सुधारों की वकालत की और कहा कि दलितों को खेती के लिए जमीन दी जानी चाहिए। उनकी मांग थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इसके अलावा आरक्षण के जरिए उन्होंने दलितों को सरकारी नौकरियों में अवसर दिलाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बाबा साहेब के दलितों के लिए कार्य एक क्रांतिकारी आंदोलन थे। उन्होंने सत्याग्रहों से लेकर संविधान तक, शिक्षा से लेकर धर्मांतरण तक हर क्षेत्र में दलितों को सशक्त करने का प्रयास किया। उनके कार्यों ने दलित समाज को न केवल अधिकार दिए, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि वे सम्मान के हकदार हैं। अब हम आपको अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में बताएंगे। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि इस बार 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती एक ऐतिहासिक अंदाज में मनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं होगा, बल्कि एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां हर व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को अपनाने और उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लेगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे और घर घर दस्तक देकर लोगों को बाबा साहब के संघर्षों की जानकारी देंगे। समाज को यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि वर्तमान समय में संविधान को खतरा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को पढ़ना और इसे दूसरों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
और साथ ही अखिलेश यादव ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें उन्होंने इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इस पोस्टर का उद्देश्य 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। उनका जन्मदिन और उनके योगदान को सम्मान देना इसका पहला मकसद है। बाबा साहेब ने समाज में दलितों, महिलाओं और गरीबों के लिए बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव के इस पोस्टर का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि हर इंसान को बराबरी का हक और आत्मसम्मान मिलना चाहिए, और साथ ही यह लोगों को बाबा साहेब के विचारों और उनके द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में बताता है। इसका मकसद है कि लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। पोस्टर में अपील की गई है कि हम सब मिलकर समाज में एकता और प्यार फैलाएं, जैसा कि बाबा साहेब चाहते थे। अखिलेश यादव की यह अपील युवाओं और सभी लोगों को प्रेरित करती है कि वे शिक्षा लें, मेहनत करें और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करें, जैसा कि बाबा साहेब ने किया था। कुल मिलाकर इस पोस्टर का उद्देश्य बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखना और एक बेहतर समानता वाला समाज बनाना है। दोस्तों, आप सबकी इस बारे में क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।